राधे राधे, नमस्ते। स्वागत है आपका हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम कथन देख रहे थे यूजीसी नेट में जो कथन पूछे गए हैं और 40 हमने देख लिया था। 40 के बाद हमें देखना था, एक क्लास हो चुकी है, ये हमारी दूसरी क्लास है, तो इसमें हम आगे का देखेंगे। 41 नंबर का कथन है कि शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है। तो बस इतना ही ध्यान देना है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के बारे में कौन कहता है कि शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है, तो ये नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं। इसके बाद एक कथन है कि हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुंदर अद्वैती रहस्यवाद है तो जायसी में। ये कथन किसका? नंद दुलारे वाजपेयी का, कि हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुंदर अद्वैती रहस्यवाद है तो वो जायसी में। कौन कहता है? नंद दुलारे वाजपेयी। इसके बाद गोदान उपन्यास में पूछा गया, ये किसका कथन है कि तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा माँ भी न रखती, भगवान मुझे फिर से जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, और यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में ये कथन किसका है? झुनिया का। इसके बाद पूछा गया, ये कथन किस कहानी से है कि दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज का उससे तकाजा लिया जाता था, अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं। तो ये परिंदे कहानी से है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी। किस कहानी से? परिंदे कहानी से। इसके बाद अंधेर नगरी नाटक के बारे में है कि अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। यह नाटक अंग्रेजी राज्य के अंधेरगर्दी की आलोचना ही नहीं, वह इस अंधेरी को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा को प्रकट करता है। ये रामविलास शर्मा का स्टेटमेंट है। तो बस ये ध्यान रखेंगे कि अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। कौन कहता है? रामविलास शर्मा कहते हैं। इसके बाद अंधेर नगरी में यह देखा गया है कि जिस राज्य में गुड़ अवगुड़ का भेद नहीं, वहाँ प्रजा को राजा की मूर्खता के चंगुल में फंस जाने का डर बना रहता है। ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का कथन है। इसके बाद 47 नंबर में अंधेर नगरी में यथार्थपरकता और शैलीबद्धता का आकर्षण मिश्रण है। ये नेमीचंद जैन कहते हैं कि भारतेंदु का जो नाटक अंधेर नगरी है उसमें यथार्थपरकता और शैलीबद्धता का आकर्षण मिश्रण है। इसके बाद मिहिर देव ध्रुव सामने नाटक में कथन कहता है, ये भी बहुत पूछा जाता है कि राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो। तो राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ धो न बैठो। ये कौन कहता है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में ये मिहिर देव कहता है। इसके बाद कथन है 49 नंबर में कि कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। ये किस नाटक से है? तो स्कंदगुप्त नाटक से मात्रगुप्त का कथन है कि कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। तो ध्यान देंगे, कौन कहता है कि कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है? मात्रगुप्त कहता है। इसके बाद है कि मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है और वह बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। ये किस निबंध से है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की हैं, इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन कोई भी चल नहीं सकती। तो ये भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है निबंध से है कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं।
इसके बाद 52 नंबर में है, किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कथन है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। इसके बाद 53 नंबर का कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है। कौन कहता है? भट्टलोल्लट, कि रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है। इसके बाद है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा? तो राम ने विभीषण से कहा कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। इसके बाद 55 नंबर में है कि मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का, और इतना ही विनाशमय उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। तो ये गोदान उपन्यास से है। मेहता का कथन है कि मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों सा। इसके बाद, आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में। ये कथन किसने किससे कहा? तो नवाब बीबी ने साहनी से कहा कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, न कभी सुना न कभी देखा, गजब हो गया। फिर 57 नंबर का है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो ये देवसेन के द्वारा कहा गया है कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, और पुण्य की कसौटी है पाप। ये संवाद स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना के द्वारा कहा गया है। फिर 58 नंबर में है कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी कि तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। ये अंजू दीदी नाटक में कौन कहता है? तो खुद श्रीपत ही कहता है। इसके बाद 59 नंबर का कथन है। ये कथन है कि मानव कब दानों से भी दुर्दांत और पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन सिंहरण का है। इसके बाद है, जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? तो ये बकरी नाटक में सत्यवीर कहता है कि जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? कौन कहता है? सत्यवीर। इसके बाद एक कथन है बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट कि रचनाएं स्वयं पाठकों को बहुत संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी, और यह भी बताएंगी कि लेखन का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य पे। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। तो रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी, केवल इतना ध्यान रखिएगा, विवेकी राय कहते हैं। इसके बाद पूछा गया ये कथन किस निबंध से है? कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से लिया गया है। 63 नंबर में पूछा गया है कि ये कथन किस पुस्तक से है? कि मैं अब परिधियाँ लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। ये कथन किस पुस्तक से है? तो अपहुदरी से है।
इसके बाद है, अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है, जिसने इस नारकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोद कर फेंक दिया है। ये कथन किस लेखक का है? तो प्रेमचंद का है कि अब एक सभ्यता का सूर्य पश्चिम से उदय हो रहा है, जिसने इस नारकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोद कर फेंक दिया है। 65 नंबर में है कि सिद्धों और नाथपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों और अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं? तो ये शुक्ल जी का कथन है। इसके बाद, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं। ये किसका कथन है? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना ही नहीं। इसके बाद है कि लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्रायः भूल जाते हैं कि कबीर निर्गुणिया होकर भी भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों की ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं। ये किसका कथन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। इसके बाद 68 नंबर में है कि यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने का श्रेय प्राप्त न हो पाया। यह उक्ति किस उपन्यास के बारे में है? तो यह निस्सहाय हिंदू के बारे में है, जो राधा कृष्ण दास का है, जो 1890 में आया। इसके बाद 68 नंबर में है कि जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा है? तो राग दरबारी। इसके बाद 69 नंबर में है कि पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। ये कथन बाणभट्ट की आत्मकथा में किसका है? तो अघोर भैरव का है। किसका? अघोर भैरव का। 70 नंबर में आते हैं। 70 नंबर में है कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। ये कथन किस कहानी से है? तो पिता कहानी से, कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। इसके बाद 71 नंबर में है, त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, अस्तित्व के सम्मान के लिए, देवता, ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना ही होगा। स्कंदगुप्त नाटक में ये कथन कौन कहता है? तो ये पर्णदत्त कहता है। कौन कहता है? पर्णदत्त। इसके बाद आगे आते हैं। आगे है कि जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर भी घड़ी की तरह ही चले और हम सब उसके पुर्जे बन जाएं। तो ये किसने कहा है? तो अंजू दीदी नाटक में ये अंजलि द्वारा कहा गया है। अंजलि ही तो अंजू है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद 73 नंबर में है कि क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन पुकारता हूँ। उपयुक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ते हैं? तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से जोड़ते हैं। इसके बाद पूछा गया है कि ये कथन किस निबंध से है? कि आजकल की कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है।
इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। ये कथन किस निबंध से है? तो मजदूरी और प्रेम से। इसके बाद है भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच, तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेके। ये कथन किस पुस्तक से है? तो ये संस्कृति के 4 अध्याय से है। इसके बाद मुर्दहिया आत्मकथा में ये कथन पूछा गया है, किसका किसके लिए है? कि गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान आम्रपाली का था, संभवतः वही थी मेरे लिए नटिनिया। तो ये कथन तुलसी राम का है मुर्दहिया आत्मकथा में। फिर 77 नंबर में एक कथन है, स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के स्वच्छंद कर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम के पीर के पक्षी थे। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। फिर है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। ये कौन कहता है? मम्मट कहते हैं। फिर 79 में है कि कविता की भाषा विरोधाभास की भाषा है। ये क्लिंथ ब्रुक्स कहते हैं। और ये कथन किसका है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति। तो ये कथन जगन्नाथ का है, सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति। तो 80 तक हमने क्वेश्चन देख लिया और इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग धीरे धीरे इसे तैयार करते रहिएगा। अब इसका पार्ट 3 आएगा। और जिनको भी प्रतिदिन टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रतिदिन हमसे प्राइवेट क्लासें पढ़ना चाहते हैं, बच्चन जी की बुक से वन-लाइनर जो कराया गया है 2000 उसका PDF उसकी क्लास, शुक्ल जी की बुक से जो कराया गया है उसका PDF उसकी क्लास चाहिए, तो आपको 499 केवल फ़ीस है। आगाज बैच से जुड़ जाइए और जुड़ने के लिए इसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करिए कि मैम हमें जुड़ना है। फ़ीस केवल 499 है। मैसेज करके, कॉल करके, संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं। देर मत करिए, समय है अभी भी। टेस्ट लगाइए और मन से पढ़िए। अब इसको करते हैं यहीं पे बंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।